नमस्कार छात्रों। एक बार फिर से मैं अनुज श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम आपके लिए साइंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और साइंस के आज के क्वेश्चन में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों टाइप के क्वेश्चंस को दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी एग्जाम्स कॉम्पिटिशन्स के होते हैं, उन सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में साइंस की कितनी उपयोगिता है। और आपको ये भी पता है कि आने वाले समय में 67वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी फेज 2 का एग्जाम होने वाला है और ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है। और इन सारे एग्जामों में साइंस बहुत अधिक जरूरी है। तो मैंने आज 30 क्वेश्चंस का सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इस 30 क्वेश्चनों में से हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकें। तो आप एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए समस्त क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप निश्चित रूप से लास्ट में शेयर भी करेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़े। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक यानी प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए दिखा रहा है कि किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी दिया है किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सी में दे रहा है किलोग्राम प्रति मिलीमीटर और डी दे रहा है किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, और ई ऑप्शन दे रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर। तो आइए पहले देखते हैं प्रेशर होता क्या है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी कि प्रेशर बराबर क्या होता है, तो बल यानी फोर्स और बटा क्षेत्रफल का मतलब हो गया एरिया, यानी P बराबर F/A होना चाहिए। तो इसका मात्रक अगर देखिएगा तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और एरिया की अगर बात कर दी जाए तो एरिया के बारे में आपको पता है कि वो किस में, आपको मीटर में। ठीक है ना, मीटर में। तो यहां पर अगर देखिएगा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि जब भी आप एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई में गुणा होता है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और अब देखिए ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसा किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। न्यूटन प्रति जो मीटर स्क्वायर होता है इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। इसी को क्या कहते हैं, पास्कल। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। और दाब जो है किस प्रकार की राशि है, एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि के लिए अगर देखा जाए तो अदिश राशियों को व्यक्त करने की केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब रही बात कि ये जो वायुमंडलीय दाब होता है, इसको मापने वाला यंत्र जो होता है उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर। और इसको एक बार में व्यक्त अगर किया जाएगा तो एक बार बराबर हो जाएगा 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10 के पावर 5 न्यूटन, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं 10 के पावर 5 पास्कल। इसको हम कह सकते हैं 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में, दे रहा है ऑप्शन ए में 5 मिनट, बी में दे रहा है कि 6 मिनट, सी में दे रहा है 8 मिनट, डी में दे रहा है 10 मिनट और ई में दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर। तो अगर देखिएगा तो 8 मिनट नहीं होता है, बल्कि 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। और ऐसा अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका आंसर इसमें से कोई नहीं बनेगा, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे निकला, 8 मिनट 20 सेकेंड कैसे होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सूर्य से अगर पृथ्वी की दूरी की बात की जाए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो वह दूरी कितना होता है, 15 गुणे 10 के पावर 6 किलोमीटर। 15 गुणे 10 के पावर 6 किलोमीटर, इसका मतलब हो गया कि 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। और ये हो गया आपका दूरी, ये क्या हो गया, दूरी। अब रही बात की दूरी तो इतना हो गया।
अब अगर हम बात करें प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल क्या होता है, 10 के पावर सॉरी, यहां पर प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर। क्योंकि यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये भी किलोमीटर में दिया है, तो ये भी हम किलोमीटर में दिए हैं। अगर मीटर में होता तो ये होता है 10 के पावर 8 मीटर, 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है, लेकिन किलोमीटर में तो 10 के पावर 5 होगा। अब देखिए, आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है। अगर हम समय निकालने की बात करें, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 15 गुणे 10 के पावर 6, और चाल अगर बात करें कि चाल कितना है, तो 3 गुणे 10 के पावर 5। अब मुझे बताइए कि यहाँ 10 के पावर 6 है, यानी कि 10 पर 6 शून्य और यहाँ पर 5 शून्य है, तो इसका मतलब है कि 1 शून्य एक्स्ट्रा ऊपर बचेगा, और इसको अगर हम कटाएं तो 3 पचे 15, कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15 लिख दिए थे, यहाँ 150 लिखना चाहिए, 150 यानी 150 गुणा 10 के पावर 6। तो यहाँ पर भी 1 शून्य और हो जाएगा, 3 5 15 यानी कि ये हो गया 50, और यहाँ पर 10 के पावर 5 और 10 के पावर 6 को अगर हम कटा दें तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया कि 500 सेकेंड। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले बताया था कि 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर तब होगा जब 150 पर हम कितना 6 शून्य रखेंगे, ठीक है ना। अब बताइए 500 सेकंड को अगर हम कन्वर्ट करें मिनट में, तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। इसलिए इनमें से अगर कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि, जिस राशि में दिशा ना हो केवल परिमाण हो, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि, यानी केवल उसमें मैग्नीट्यूड हो। तो अब देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें अदिश राशियों की, तो अदिश राशियां कौन कौन होती हैं, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, ताप, कार्य, ऊर्जा, और ये देखिए दाब, दाब। इसके अतिरिक्त आवृत्ति, आवेश, विद्युत धारा, ये सभी कैसी राशि है, अदिश राशि। अगर सदिश राशियों की बात की जाए तो सदिश राशियों में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है। अगर हम बात करें विस्थापन के साथ साथ वेग, तो वेग भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर हम बात करें बल, ये भी सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। भार सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। यानी कि अदिश राशि में कौन जा रहा है, दाब जा रहा है। तो आपका आंसर बनेगा बी नंबर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, किसका कोई मात्रक नहीं है। ऑप्शन देखें, ए में क्या है, प्रतिबल, बी दिया है बल, सी दिया है विकृति, डी है दाब, और ई कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबल की अगर हम बात करें, प्रतिबल की, तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, ये होता है बल बटा क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, बल बटा क्षेत्रफल। और बल के बारे में पता है कि बल को किस में हम मापते हैं जी, बल को मापते हैं किस में, न्यूटन में। तो ये हो गया न्यूटन। और क्षेत्रफल को हम किस में लेते हैं, तो मीटर में। क्षेत्रफल को किस में लेते हैं, मीटर में। और चूंकि क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो मीटर में मीटर से गुणा करेंगे, तो यानी कि मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपका ये देखिए यहाँ पर इसका हमें मात्रक मिल गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम बल की बात करें तो बल का तो आप जानते हैं न्यूटन। अगर हम विकृति की बात करें तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो यही आपका आंसर बनेगा। क्योंकि दाब का आपको पता है कि दाब का क्या होता है जी, पास्कल। अभी बताए थे कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, ए तिरछी, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी ध्रुवीकृत, और ई दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। ठीक है, तो वायु में ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्ध्य तरंग। वायु में ध्वनि तरंग कैसा होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अब ये सवाल उठता है कि हम इसको कैसे समझेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करें कि अनुदैर्ध्य तरंग, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। क्योंकि ध्वनि तरंग
आगे बढ़ने हेतु माध्यम के कण की दिशा के समानांतर कंपन करती है, समानांतर कंपन करती है। जैसे देखिएगा, आप कभी केंचुआ को चलते हुए देखे होंगे ना, केंचुआ को। तो जो केंचुआ होता है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं चलता है, ये इस तरह से नहीं चलता है। ये इसके चलने का तरीका क्या होता है, ऐसे एक बार आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद संकुचित होगा, फिर आगे बढ़ेगा सरकते हुए, फिर संकुचित होगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस टाइप से मतलब ये चलते रहता है। इसका मतलब कि इसमें कहीं पर विरलन की स्थिति बनेगी, कहीं पर संपीड़न की स्थिति बनेगी, कहीं पर विरलन की स्थिति बनेगी, कहीं पर संपीड़न की स्थिति बनेगी। तो विरलन का मतलब क्या होता है, फैलना। संपीड़न का मतलब होता है सिकुड़ना। यानी कि कभी इस प्रकार से स्थिति बनेगी विरलन, और कभी जो है संपीड़न की स्थिति बनेगी, संपीड़न की कभी स्थिति बनेगी इस टाइप से, काफी नजदीक नजदीक, है ना। तो विरलन संपीड़न ये किसमें होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कोई व्यक्ति चलता है, चलते समय अचानक उसका चप्पल टूट जाए तो आप देखें ना, वो घसीट कर चलता है। अब वो जो है ना घसीट कर चलता है। लेकिन घोड़ा वगैरह को देखेंगे, घोड़ा के चलने का एकदम क्या होता है, वो जो है ऊपर नीचे करके टपाक टपाक करके आगे बढ़ता है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम अनुदैर्ध्य की बात करें तो इसमें सरकते हुए कण जो है आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। जबकि जो है अनुप्रस्थ तरंग में ऐसा नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर नीचे यानी शीर्ष गर्त करके जो है हम इसमें आगे बढ़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश तरंग होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, और वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। और हवा जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग में आता है, ठीक है। ध्वनि संचरण किसमें होता है, वायु में ध्वनि संचरण होता है अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, ठीक है ना। किसका, 50 डिग्री सेल्सियस का मान किसमें पूछा है, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो यहां पर देखिए, ए दे रहा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी दे रहा है कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी दे रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डी दे रहा है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि जो टेम्परेचर होता है उसको किस किस में निकाल सकते हैं हम। तो एक तो सेल्सियस में निकालते हैं, उसके बाद एक आपको फ़ारेनहाइट में निकालते हैं, एक रोवर पैमाना पर निकालते हैं, रोवर पैमाना, ठीक है ना। और उसके बाद एक होता है केल्विन पैमाना, केल्विन, ठीक है ना। तो कैसे कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए। इसको निकालने के लिए क्या एक सूत्र होता है जो चारों में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। तो C/5 इजकल टू F-32 ये 32/9। उसके बाद होता है R-0/4, और इसका अगर देखिएगा केल्विन का तो K-273, और बटा ये भी होता है कितना, 5, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा इस पर निकाल लेते हैं हम। जैसे कि C के मान C/5 यानी सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो हमको केवल इसी दोनों से मतलब रहेगा। तो C की जगह पर देखिए कितना दिया है, 50। C की जगह पर हम क्या लिख दिए, 50/5 इजकल टू देखिए आगे F-32/9। अब देखिए इसको हम चाहे तो कटा सकते हैं, ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। और 10 में अगर 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे कितना हो जाएगा, 10×9 = 90। ये हो जाएगा 10×9 कितना जी, 90। और अब इधर देखिए यहां पर हो गया F माइनस कितना, 32। अब इधर माइनस हो रहा है तो इक्वल टू की इधर जब लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 122। और 122 देखिए ऐसा ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको, बी नंबर में, तो ये आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज में कह रहा है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। पहला दे रहा है आवृत्ति, बी दे रहा है ऊर्जा, सी दे रहा है ऊष्मा, और डी दे रहा है गुणवत्ता, ठीक है ना। तो हर्ट्ज में अगर मापने की बात करें तो इसको हम मापते हैं आवृत्ति को, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, ऊर्जा को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा मापते हैं किसमें, कैलोरी में। और ऊष्मा जो है टेम्परेचर, इसको तो मापने के लिए आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, बहुत सारा जो है यूनिट है। तो इसका मतलब कि आपका हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति मापा जाता है। तो ये आपका सही आंसर बनेगा। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो यहां देखिए
दिया है वोल्ट मीटर, पहला दे रहा है वोल्ट मीटर, दूसरा दिया है बी नंबर में ए मीटर, सी दे रहा है वोल्टा मीटर और डी दे रहा है पोटेशियोमीटर। तो जैसे कि आपको पता है कि वोल्ट मीटर से जो है हम किसको, विभवांतर को या विभव को मापते हैं, में मापा जाता है। ए मीटर किस में हो जाएगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा ए मीटर यंत्र से मापा जाता है। और किस यूनिट में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है एम्पियर में। यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और मापने वाला यंत्र क्या होता है, ए मीटर। तो ये आपका सही आंसर है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दे रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। रसायन शास्त्र का जनक किसको कहते हैं। ए दे रहा है रदरफोर्ड, बी है आइंस्टीन, सी है लेवोजियर और डी दिया है सीवी रमन। तो रदरफोर्ड जो है ये परमाणु की संरचना को लेकर फेमस है। आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत यानी ई बराबर एम सी स्क्वायर को लेकर फेमस है। लेवोजियर जो है ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। रसायन शास्त्र के पिता लेवोजियर को ही कहा जाता है। तो ये आपका सही आंसर है। और सीवी रमन की बात करें तो ये जो है आपको किस लिए फेमस है, रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। तो आपका सही आंसर बनेगा आपको लेवोजियर। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितना है, 18 और 20 है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है 18 और न्यूट्रॉन कितना दिया है, तो न्यूट्रॉन दे रहा है आपको 20। तो कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या कितना होगा, द्रव्यमान संख्या कितना होगा। ठीक है ना। तो द्रव्यमान संख्या को हम कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या होता है, तो पहले तो हम जान लेंगे कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता क्या है। अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करें कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा कि प्रोटॉनों की संख्या या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब प्लस उसके बाद हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, सीधे हम कहेंगे प्रोटॉन की संख्या आप प्लस क्या जी, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या की अगर हम बात कर दें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर 18 दिया है तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। प्लस न्यूट्रॉन की बात किया है तो न्यूट्रॉन आपको सामने 20 दिया गया है, तो अगर हम 20 ले लें तो टोटल कितना हो जाएगा, 38। और 38 ऑप्शन देखिए किस में दिया है, सी नंबर में, यानी कि आपका सही है। अगर यही रहता कि परमाणु संख्या निकालिए तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। हंसने वाली गैस किसको हम कहेंगे। ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डी नाइट्रोजन। ठीक है। तो हंसने वाली गैस की बात किया है, इसमें आपका सही आंसर बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी जिसको कि हम क्या कहते हैं, N2O कहते हैं, इसको हम कहते हैं N2O। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या है भाई, तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1772 में किया था। ठीक है ना, कब किया था, 1772 में किया था। यह कमरे के ताप पर अक्रिय है, किंतु उच्च ताप पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके क्रमशः ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाता है। नाइट्रोजन का उपयोग अगर हम देखें तो जैविक पदार्थों, खाद्य सामग्री की परिरक्षण, वायुयानों के टायरों में भरने हेतु आदि में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं क्योंकि इसे सूंघने पर हंसी आती है। साथ ही इसे शल्य क्रिया और दांतों की सर्जरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तत्व नहीं है। ठीक है। तो धातु, ऑप्शन बी है अधातु, सी दे रहा है गैस और एक दिया है उपधातु। आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, गैस। गैस को हम एक तत्व नहीं मानेंगे, बाकी धातु, अधातु और उपधातु एक तत्व ही होता है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन सा एक तत्व नहीं है। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को हम देखे थे तो यहाँ पर धातु दिया है, उपधातु दिया है, गैस दिया है और ये उपधातु दिया है, यानी कि एक ही क्वेश्चन रिपीट किया है, ये गैस आपका आंसर बनेगा। ठीक है। उसके बाद है कि पानी का पीएच मान कितना होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान देखिए होता है 7। ऑप्शन बी ये आपका सही है, क्योंकि पानी जो है
उदासीन होता है, न वो क्षारीय होता है, न ही वो अम्लीय होता है। और आपको पता है कि अगर पीएच स्केल पर 7 से कम होगा तो एसिडिटी, और 7 से अगर ज्यादा हो गया तो ये किसको दिखाएगा? बेसिक नेचर को दिखाएगा, ठीक है ना। जबकि अगर हम कुछ चीजों का पीएच मान अगर देखें तो आपको पता है कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, उसी तरह से लार का 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, शराब का 2.8 होता है, सिरका का 2.4 होता है। ये सब कुछ चीजों का पीएच मान होता है जिससे हमको उस वस्तु की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन होता है? मुख्य घटक तो देखिएगा, अगर हम मुख्य घटक की बात कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक घटक है उसका, मीथेन ये भी एक घटक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी एक घटक है, ओजोन ये भी एक घटक है। इस हिसाब से देखिएगा तो सारा घटक हो रहा है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर बन रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका आंसर बन जाएगा कौन सा? ई नंबर। अब रही बात कि इसको हम कैसे याद करेंगे, ग्रीन हाउस गैसों को याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है, अजी मीना का जलवा, अजी मीना का जलवा, ये ध्यान रखेंगे, अजी मीना का जलवा। अब क्या है? अजी से हो गया ओजोन, देखिए यहां पर दिया है ओजोन, ठीक है ना। मी से क्या हो जाएगा? मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए यहां पर मिल गया नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवा से होता है जलवाष्प। ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। तो चूंकि ग्रीन हाउस गैस इसमें सब है, इसीलिए आपको आंसर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, चूंकि सब इसका मुख्य घटक ही होता है। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? ए केरोसिन में, बी कांच में, सी मिट्टी में, और डी सीमेंट में। तो ये आपका सही आंसर बनेगा केरोसिन में, केरोसिन में, क्योंकि रासायनिक रूप से केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन मिश्रण है, चूंकि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन का ही एक यौगिक होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। लेकिन जलने के दौरान केरोसिन जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, उसके बाद कोई वस्तु जलता है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित किसमें होता है? केरोसिन में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ए आइसोप्रीन, बी स्टाइरीन, सी विनाइल एसीटेट, और डी दिया है प्रोटीन। आपका सही आंसर बनेगा आइसोप्रीन। इसका सही आंसर क्या बनेगा? आइसोप्रीन। रबड़ आइसोप्रीन का एक प्राकृतिक बहुलक है। नियोप्रीन ये संश्लेषित रबड़ का उदाहरण है। और आपको पता है कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं? तो सल्फर मिलाते हैं। रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन को कहते हैं। और अगर ज्यादा कठोर करना होगा तब उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। रबड़ को ज्यादा कठोर करने के लिए उसमें हम कार्बन मिलाते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ए C6H22O11, बी दे रहा है C6H10O5, सी दिया है C6H12O6, और डी दे रहा है C6H6O6। आपका सही आंसर बनेगा सी, C6H12O6। ठीक है, जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वह हमारे सेल के पास जाकर ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है, और इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन गैस। जब ये ब्रेक डाउन करता है तो इससे हमको क्या मिलता है? तो एक तो CO2 गैस की प्राप्ति होती है, उसके बाद जो है जल की प्राप्ति होती है, और साथ साथ ATP के रूप में ऊर्जा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर स्टोर होता है। तो आपका जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C6H12O6। ये आपका सही आंसर है, सी नंबर। अब है CO समूह का आबद्ध क्रम क्या है? CO समूह का आबद्ध क्रम पूछा गया है। आबद्ध क्रम पूछने का मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बॉन्ड ऑर्डर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? देखिए बहुत ही आसान शब्दों में मैं इसको समझाऊंगा। ऑप्शन वैसे देख लीजिए, दिया है एक ए, बी दिया है 2.5, सी दिया है 3.5, और डी दे रहा है 3। ठीक है ना। पहले हम समझ लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, यानी आबद्ध क्रम होता क्या है। आबद्ध क्रम ये जो होता है, आबद्ध क्रम
परमाणुओं कि एक जोड़ी के बीच मौजूद रासायनिक बंधनों की संख्या को दर्शाता है। क्या दिखाता है? संख्या को दर्शाता है। ये संख्या को दर्शाता है किसके बीच? तो आबद्ध क्रम परमाणुओं की एक जोड़ी के बीच मौजूद रासायनिक बंधनों की संख्या को दर्शाता है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करूं, यानी उसमें परमाणुओं की संख्या की बात करूं, तो जैसे हम यहां पर पहले ले रहे हैं 14। 14 का जो है आबद्ध क्रम कितना होता है? ये होता है 3। या ध्यान रखिएगा, 14 जो है परमाणु संख्या है, इसका आबद्ध क्रम कितना होगा? 3 होता है। अब देखिए इस फंडे पर मैं कैसे आपको एकदम आसान शब्दों में समझा देता हूं कि आबद्ध क्रम किसी का भी कैसे निकालेंगे। ठीक है ना? ये 14 का कितना होता है आबद्ध क्रम? 3। अब इधर आइए, जरा सा ध्यान दीजिएगा। 14 के पहले क्या होता है? 13, फिर 12, 11, ऐसे 10, ऐसे बढ़ेंगे। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 15, 16, 17, फिर 18, इस टाइप से 18, है ना? ऐसे हम करेंगे। अब देखिए यहां पर 14 का मैंने कितना बताया है? 3। अब सब में से 0.5 को लेस करिएगा, 0.5 लेस कीजिएगा तो 13 का कितना हो जाएगा? 2.5। 0.5 लेस करना है, फिर 0.5 इसमें से लेस कीजिए तो 12 का कितना हो जाएगा? 2। 11 का कितना हो जाएगा? 1.5। 10 का कितना हो जाएगा? 1। जैसे आप इधर बढ़े हैं ना, ठीक वैसे ही इधर भी बढ़ना है। ठीक है ना? यानी कि ऐसा नहीं कि इसमें प्लस करके आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप 3 से नीचे उतरे हैं, इधर भी 3 से आप नीचे उतरे, तब 15 का कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी कितना? 2.5। 16 का कितना हो जाएगा? 2। 17 का कितना हो जाएगा? 1.5। 18 का कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना? तो आप एक 14 वाला ये ध्यान रखेंगे और इससे आपको जो है मालूम चल जाएगा। अब जरा देखिए, अब हमें निकालना है, जैसे मान के चलिए जो पूछा गया है किसका? CO का पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? CO का पूछा गया है। तो C का परमाणु संख्या यानी कार्बन का परमाणु संख्या आपको पता है ना कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। और यहां पर आइए, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8। मुझे बताइए 8 से कितना हो गया? 14। और 14 का देखिए मैंने पहले बताया कि आबद्ध क्रम कितना होता है? 3। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? डी नंबर ऑप्शन में, यानी ये आपका सही है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ दें कि O2 प्लस का मुझे बताइए, अच्छा है O2 माइनस का मुझे बताइए, तो यहां पर देखिए आपको पता है कि जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो धनायन बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो क्या बना दिया? ऋणायन बना दिया। ठीक है? तो यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? अभी मैंने बताया 8। और ये कितनी बार है? यहां पर 2 बार, यानी 8 दूना कितना हो गया? 16। ये 16 हो गया। अब यहां पर देखिए प्लस है। प्लस होने का मतलब है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। प्रोटॉन की संख्या क्या है? इसमें ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है ना? अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो ये क्या बना है? प्लस बना है। इसका मतलब कि इसमें से हम एक क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। एक माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 15। और अगर 15 देखें तो 15 का देखिए कितना होता है? 15 का कितना होता है? 2.5। ये हो गया इसका आबद्ध क्रम। यहां देखिए O2 माइनस, अगर O2 माइनस की बात करें तो यहां पर 8 और ये भी हो जाएगा 2। 8 दूना कितना हो गया? 16। अब मुझे बताइए कि यहां पर क्या हो रहा है? माइनस। तो माइनस ये कब बना है? माइनस कब बना है? जैसे देखिए, इसको आप थोड़ा सा इधर समझ लें। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का ये 8 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। इसने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किया? दान कर दिया, दे दिया। तो मुझे बताइए कि 8 अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 7। प्रोटॉन तो नहीं दिया, तो प्रोटॉन अभी भी कितना है? 8। तो मुझे बताइए कि वो जो अब धातु है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है यानी प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है ना? एक जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनायन बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो क्या बना लेगा? वो ऋणायन बनेगा। यहां पर देखिए, यहां पर 16 है
और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, ले लिया तो ऋणायन बनेगा, यानी लिया एक ले लेगा तो ये कितना हो गया 17, और 17 का आप देख लीजिए कि 17 का कितना होता है 1.5। ये बड़ी आसान एकदम फंडा है, ऐसे आप जो है निकाल सकते हैं। तो सीयू का कितना हो जाएगा आबद्ध क्रम, इसका हो जाएगा आपको कितना 3। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न को बढ़े। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन। ए ऑप्शन दे रहा है मेडुला, बी ऑप्शन दे रहा है थैलमस, सी दे रहा है हाइपोथैलमस, डी दे रहा है सेरेबेलम, और ई दे रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक उत्तर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक से अधिक उत्तर की अगर हम बात करें तो एक से अधिक उत्तर होगा नहीं, क्योंकि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आपका सही आंसर कौन बनेगा, हाइपोथैलेमस। और आपको पता है कि हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन भी काम करता है और एज ए ग्लैंड भी काम करता है। अगर एज ए ग्लैंड काम करेगा तो हार्मोन निकालेगा, उस हार्मोन को हम कहते हैं टीटीएच हार्मोन। उसको क्या कहते हैं, टीटीएच, यानी थियोरोट्रोपिन हार्मोन। और जब ये हार्मोन निकलेगा तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। लेकिन अगर ये हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन काम करेगा तो एज ए ब्रेन काम करने पर यह भूख का लगना, प्यास का लगना, कि शरीर के किसी हिस्से में दर्द का होना, किसी टाइप की फीलिंग होना किसी के प्रति, इमोशन का होना, या कोई मूड वगैरह होना, डांसिंग करने का मूड करना, स्लीपिंग सोने का मूड करना, या हॉबीज होना, किसी के प्रति प्रेम होना या किसी के प्रति नफरत होना, ये सारा कार्य भी हाइपोथैलेमस ही करता है। लेकिन ये कब करेगा, जब ये एज ए ब्रेन काम करेगा। अगर शरीर के तापमान को नियंत्रित करना होगा तो इसका मतलब है कि केवल ये एज ए ग्लैंड काम कर रहा है, और उस समय कौन सा हार्मोन निकल रहा है, टीटीएच हार्मोन, यानी थियोरोट्रोपिन हार्मोन। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन दे रहा है यहां पर पहला लिनियस, बी दे रहा है लेमार्क, सी दिया है मेंडल, और डी में दे रहा है डार्विन। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की बात की जाएगी तो इसको लिखने वाले जो राइटर है वो कौन है, चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन है। और चार्ल्स डार्विन ने वंशानुगति का सिद्धांत दिया था, यानी कि जीव अपने समुदाय विशेष की वृद्धि के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते हैं, जिसको आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जीवन भर संघर्ष करते हैं। जबकि अगर हम लैमार्क साहब की बात करें तो लैमार्क साहब का कहना था कि उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, और उपार्जित लक्षणों के सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जिस अंग का इस्तेमाल ज्यादा होता है उसका विकास सबसे ज्यादा होता है। इन्होंने अपने किस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है, फिलोसफिक जूलॉजी में इस बात का जिक्र किया है। यानी इन्होंने कहा था कि जैसे जिराफ की गर्दन अगर ऊंची होती है तो इसका कारण है कि जिराफ अपनी गर्दन का उपयोग ज्यादा करता है, इसीलिए उसका गर्दन ज्यादा लंबा होता है। तो जिस अंग का यूज ज्यादा कीजिएगा उसका विकास अधिक होगा। तो लैमार्क का सिद्धांत उतना बेहतर नहीं माना जाता है, लेकिन डार्विन का सिद्धांत जो है ये ज्यादा फेमस है। लेमार्क के सिद्धांत को हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अगर हम दाहिने हाथ का यूज ज्यादा करते हैं तो ऐसा कहाँ होता है कि दाहिना हाथ हमारे बाएं हाथ से लंबा होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन डार्विन साहब का कहना था कि जीवन पर्यंत समुदाय, एक समुदाय दूसरे समुदाय से संघर्ष करता है, और इस संघर्ष में जो आगे निकल जाता है वह अपने समुदाय के लोगों को बचाने में कामयाब होता है। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। और ये इसका जिक्र द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में की है, किसने, चार्ल्स डार्विन ने। आज के समय में सबसे अधिक विकासवाद का इन्हीं का सिद्धांत मान्य है। अगला दे रहा है कि शैवाल और कवक। जैसे कि आपको पता है कि शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकता है, कवक अपना भोजन नहीं बना सकता है, और दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, लाइकेन बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रहा है पैरासाइटिज्म, म्यूटुअलिज्म, उसके बाद कॉमेंसलिज्म, और एक दिया है कॉन्वर्सन। एक दिया है क्या, कॉन्वर्सन। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपको पता है कि जो म्यूटोलॉजिज्म होता है, जो म्यूटोलिज्म होता है
उसमें होता है सहजीविता। दोनों प्रजाति इसमें क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। दोनों प्रजाति इसमें लाभान्वित होते हैं। जैसे लाइकेन की अगर बात की जाए तो कवक शैवाल और कवक को कैसे क्या होगा, तो कवक शैवाल को सहारा प्रदान करता है। ये कवक शैवाल को सहारा प्रदान करता है और शैवाल जो है इसके बदले में कवक को क्या देता है, भोजन। ये देता है इसको भोजन कि तुम हमसे भोजन ले लो, और ये क्या देता है इसको, सहारा। कवक देता है सहारा। तो दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं। तो यह संबंध कैसा है, सहजीवता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूटुअलिज्म। इसको हम कहते हैं म्यूटुअलिज्म। अब थोड़ा देखिए, अगर हम बाकी चीजों को देखें तो पारासाइटिज्म जो दिया है ना ये वाला, ये हो जाएगा परजीविता। इसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे प्रजाति को इसमें क्या होती है, हानि होती है। जैसे अमर बेल का दूसरे पौधे पर उगना, अमर बेल का दूसरे पौधों पर उगना, अमर बेल को फायदा है लेकिन दूसरे पौधों को इसमें कोई फायदा नहीं है। और कॉमेंसलिज्म की अगर बात कीजिएगा, कॉमेंसलिज्म, तो इसको हम कहते हैं सहभोजिता। ठीक है ना, सहभोजिता यानी एक प्रजाति को लाभ मिलेगा और दूसरा उससे अप्रभावित रहेगा। जैसे अगर हम कहें कि उदाहरण चूसक, चूसक जो मछली का शार्क की सतह पर सटे रहना, ये कॉमेंसलिज्म का उदाहरण है। जिस कॉमेंसलिज्म का उदाहरण है, मतलब एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरा उससे अप्रभावित रहता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कि जहां जीव आवास रहता है उस सटीक जगह को क्या कहेंगे, उस सटीक जगह को क्या कहेंगे। तो जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को हम क्या कह सकते हैं, ये तो पहला ही आंसर बन जाएगा, आवास कहेंगे उसको। उसको हम क्या कहेंगे, आवास कहेंगे। यानी वह स्थान जहां जीव निवास करते हैं उसे आवास कहते हैं। और एक आवास में कई निकेल होते हैं। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उसे निकेत कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती। जैसा निकेत जो दिया है ना उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। और पारितंत्र जो हो गया पूरा एक जल, स्थल और जो है ये वायु, तीनों को मिलाकर पारितंत्र बनता है। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, आवास। अब दिया है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा किसमें, एटीपी के रूप में। ए माइट्रोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम, डी पेरोक्सिसोम और डी ई में दिया है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। यहां पर आपका सही आंसर क्या बनेगा, आपका सही आंसर बनेगा क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि आपको पता है कि जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल के चलते ही यहाँ पर सौर ऊर्जा एटीपी के रूप में कन्वर्ट होकर पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं और उसको एनर्जी मिलते रहती है। तो आपका सही आंसर बनेगा क्लोरोप्लास्ट। अगला दे रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो इसका देखिए सूत्र क्या होता है, 6CO2। क्या होता है, 6CO2, उसके बाद 12H2O और फिर ऐसे तीर का निशान दिखाएंगे जहां पर ऊपर हम लिखेंगे लाइट और नीचे हो जाएगा आपको क्लोरोफिल। नीचे क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। अब ये जब रहेगा तो क्या बनेगा, तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज यहां पर बना। उसके बाद 6H2O यानी जल बना और साथ साथ और क्या बनेगा, यानी 6CO, सॉरी O कर रहे हैं, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपको बन जाएगा O2, है ना। यहां पर क्या बनेगा, O2 बनेगा। ठीक है ना, O2 बनेगा यानी ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीजन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए और उत्पाद में क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। और ऐसा देखिए ऑप्शन कहां दिया है, यहां पर O2 दिया है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या हो जाएगा, आपको O2 हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होती है उसे हम क्या कहते हैं। दिया है जियोलॉजी, सेरोलॉजी, सी ओरोलॉजी और डी ऑस्टियोलॉजी। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जियोलॉजी क्या हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किसमें पढ़ते हैं, जियोलॉजी में। सेरोलॉजी क्या होता है, ब्लड के सीरम के बारे में, ब्लड का जो सीरम वाला पार्ट होता है उसका अध्ययन। और ओरोलॉजी की अगर हम बात करें तो ओरोलॉजी आपका ये रिलेटेड हो जाएगा पहाड़ों के अध्ययन से। ओरोलॉजी किससे हो जाएगा, पहाड़ों के अध्ययन से। और ये आपका ऑस्टियोलॉजी होगा, ये हड्डियों की पढ़ाई। ऑस्टियोलॉजी किससे होगा,
हड्डियों की पढ़ाई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑरोलॉजी किस में हो गया, पर्वत, और ये हो गया पृथ्वी पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक संरचना, ये हो गया आंतरिक संरचना। और सेरोलॉजी क्या हो गया, ये हो गया सीरम, ब्लड का सीरम वाला पार्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। ए लाइकेन, वी विषाणु, सी जीवाणु, डी शैवाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर बनेगा विषाणु, यानी वायरस की कोशिका में किसी टाइप का कोई एंजाइम नहीं होता है, किसी टाइप का कोई एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में कोशिका भित्ति होती है, विषाणु में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, विषाणु में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब आइए देखें, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट किसका पार्ट है जी, तो ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का। और डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट हो गया, तो ये पार्ट होता है ब्लड का, ये ब्लड का पार्ट होता है। और आपको पता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो बोन मैरो में होता है, यहाँ पर भी होता है, और एक आपको तिल्ली में होता है, स्प्लीन में होता है। तो यहाँ पर बी भी आंसर बनना चाहिए और सी भी आंसर बनना चाहिए, और दो चूंकि आंसर बन जा रहे हैं, इनमें से देखिए अब ई नंबर आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि दिया है कि कोई नहीं या फिर एक से अधिक, तो एक से अधिक उत्तर बन रहा है, इसलिए आपका आंसर ई बनेगा। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि जहां पर ब्लड हमारा निर्माण होता है, वो ब्लड कहाँ निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में या फिर स्प्लीन में। ठीक है ना, तो लिम्फोसाइट चूंकि ब्लड का ही एक पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है, डब्ल्यूबीसी जो है ब्लड का एक पार्ट है, इसलिए आपका आंसर अस्थि मज्जा और तिल्ली दोनों हो रहा है, तो एक से अधिक उत्तर बनेगा। उसके बाद रहे कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। टेस्टेस्टेरॉन, ये वृषण से निकलने वाला एक हार्मोन है, यानी टेस्टिस से निकलने वाला एक हार्मोन है, मेल में केवल निकलता है। उसके बाद यह है एंड्रिलेनिन। एंड्रिनेलिन जो है ये लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, जो डर या भय के समय निकलता है। थायरॉक्सिन, ये जो है आयोडीन इसमें होता है, थायरॉक्सिन जो आयोडीन से मिलकर ही बना होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन जो है ये आपको किससे निकलता है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से निकलने वाला एक हार्मोन है, जिसकी कमी होने से शुगर बीमारी पकड़ लेती है। ठीक है ना, तो ये आपका सही आंसर क्या बनेगा, आयोडीन जो है किस में अधिक होता है, थायरॉक्सिन में। उसके बाद है कि एड्स किसके कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, दिया है हेलमिन्थस, जी नहीं, हेलमिन्थस से जो है हाथी पाव होता है, जिसको हम फाइलेरिया बोलते हैं। उसके बाद दिया है भी जीवाणु, जीवाणु, जी हाँ ये भी नहीं होगा। उसके बाद दिया है कवक, कवक भी नहीं होगा। और डी दिया है वायरस, क्योंकि आप जानते हैं कि एड्स जो जिस वायरस से होता है उस वायरस को हम कहते हैं HIV, HIV वायरस है ना, HIV, यहाँ पर भी का मतलब ये वायरस, यानी एड्स वायरस से होने वाली एक बीमारी है। तो ये आपके रहे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए हम अगले वीडियो में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको लेकर आऊंगा। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।